नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल से मतलब है कि मौर्य वंश के समाप्ति के बाद जो भी वंश आए हैं छोटे मोटे और आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत ये 8वां क्लास है आप सभी के लिए। तो चलिए, आपको एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और उनके साथ व्याख्याएं भी मिलेंगी। व्याख्याओं को ध्यान से पढ़िए, आगामी एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये मेरी 100% गारंटी है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रेटो सेकंड, स्ट्रेटो वन, डेमेट्रियस, मिनांडर। तो इसका सही आंसर है ए, स्ट्रेटो सेकंड ने किया था। और इसका शासनकाल जो है 25 ईसा पूर्व से लेकर 10 ईसा पूर्व तक था। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? हुविस्क, कनिष्क, समुद्रगुप्त, अगाथोक्लीज। तो इसका सही आंसर है डी, अगाथोक्लीज। अफगानिस्तान के खैनम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिस पर वासुदेव अर्थात कृष्ण और संकर्षण का चित्र उकेरा गया है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि वासुदेव और संकर्षण का चित्र मिलता कहाँ है या किस पर? तो अगाथोक्लीज के सिक्के पर प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये मिला कहाँ से है? अफगानिस्तान के खैनम जगह है, वहाँ पर ये मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या फिर प्रसेनजीत। तो इसका सही आंसर है सी, मिलिंद जो है इन तीनों के समकालीन नहीं था। अगर हम बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व के मध्य रहा, जो मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था और ये हर्यक वंश से संबंधित था। अगर बात करें प्रसेनजीत का, तो प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था और महात्मा बुद्ध का समकालीन था। अब यही एक बात उठता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये लगभग 80 वर्ष जीवन था। अब बात करें मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। इसका समय जो है 155 या 165 से लेकर 130 ईसा पूर्व था। तो मैंने आपको तीनों का डिटेल दिया, बिंबिसार का, प्रसेनजीत का और मिनांडर का। ये मिनांडर मतलब मिलिंद। अब जो है इसमें प्रसेनजीत, गौतम बुद्ध और बिंबिसार ये तीनों समकालीन हैं, लेकिन मिलिंद जो है आपका 165 से 130 ईसा पूर्व के बीच रहा। तो आई होप आपको ये डिटेल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन, अशोक के राजेंद्र प्रथम के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन के। रुद्रदामन का टाइम पीरियड या शासनकाल की बात करें, 130 से 150 ईस्वी के मध्य रहा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पहाड़ी से मिला था। ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है तथा भाषा संस्कृत है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है? ये जो अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये जूनागढ़ अभिलेख आपका जो है काव्य शैली में है और संस्कृत भाषा में है। लिपि जो है इसकी ब्राह्मी है। रुद्रदामन के अभिलेख की अगर हम बात करें तो ये जो है ना किस लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया था सुदर्शन झील जो है, झील के बांध के पुनर्निर्माण के विवरण को सुरक्षित रखना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर ये जूनागढ़ अभिलेख की और बात करें तो रुद्रदामन के शासनकाल, उसके व्यक्तित्व, उसके वंशावली, ये सब भी इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। पहली बात तो रुद्रदामन का जो अभिलेख है वो मिला कहाँ? जूनागढ़ में मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं। और है कहाँ? गुजरात में। गुजरात में गिरनार पहाड़ी पर ये मिला था, ये रुद्रदामन का अभिलेख। ठीक है, सबसे बड़ी बात, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। आपसे पूछा जा सकता है कि किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी, और संस्कृत वो भी
काव्य शैली में मिला है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये प्राचीनतम जो है नमूना प्राप्त हुआ है, इससे ज़्यादा प्राचीन काव्य शैली का कोई अभी तक अभिलेख नहीं मिला है वर्तमान में। और इसमें वर्णन किसका है? सुदर्शन झील का है। ठीक है, और इसका जो पुनर्निर्माण कराया गया था उसी के सारे विवरण इसमें सुरक्षित किए गए हैं। और इसमें रुद्रदामन की जो है वंशावलियाँ भी मिलती हैं, उसका विजय अभियान जो हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलती है, और उसके व्यक्तित्व के बारे में भी जानकारी मिलती है। आई होप आपको ये डिटेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जितना हो सकता है आपको रुद्रदामन की जो अभिलेख हैं उसके बारे में डिटेल दे दिया है। तो अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़, भितरी, नासिक, सांची। तो इसका सही आंसर है ए, जूनागढ़। अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में पूरी डिटेल दी थी कि जूनागढ़ जो है गुजरात की गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। दूसरी बात क्या है कि ये काव्य शैली में है। तीसरी बात क्या है, इसकी लिपि ब्राह्मी है। चौथी बात, संस्कृत भाषा में है। पांचवी बात क्या है, सुदर्शन झील पर जो बांध निर्माण किया गया था उसका विवरण सुरक्षित रखने के लिए। तो सुदर्शन झील के बारे में आप कह सकते हैं। सुदर्शन झील की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो ये 5 बातें हो गई। ठीक है, छठी बात क्या है कि रुद्रदामन का यहाँ वंशावली, उपलब्धियाँ तथा व्यक्तित्व का वर्णन है। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन में आपसे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में हो। तो ये सारे डिटेल हैं, इन सारे फैक्टों को आपको अपने दिमाग में फिट करना है, रट लेना है। सबसे अच्छा तरीका है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का कि आप रट लीजिए किसी क्वेश्चन को। रटना बहुत आसान होता है और दिमाग भी डाइवर्ट नहीं होता पढ़ते समय। तो और वो भी रटना कैसे? बोल के। पढ़ने का तरीका जान लो कि बोल के अगर पढ़ोगे, 1 ही घंटा पढ़ोगे लेकिन वो रामबाण होगा। ठीक है, तो आप इस मेरे नुस्खे को ज़रूर अपनाइए कि आपको अगर याद नहीं होता है तो बोल कर पढ़िए। आधा घंटा पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन बोल कर पढ़िए। आपका दिमाग जो है कहीं और नहीं भटकेगा। वैसे अगर आप चुप होकर मन में पढ़िए तो 5 मिनट बाद ही मन कहीं और पहुंच जाएगा, कहीं हिमालय पहुंच जाएगा, कहीं सुंदर लड़की के पास पहुंच जाएगा। तो इस तरीके के काम से बचने के लिए हमें बोल कर पढ़ना है। आपका दिमाग एक ही है, तो जब आप बोल के पढ़ेंगे तो आपका दिमाग धैर्यपूर्वक वो बातें सुनेगा और वो दिमाग में बातें फीड होती जाएंगी। तो ये था छोटा सा आपके लिए नॉलेज कि आपको तैयार कैसे करना है, पढ़ना कैसे है। अगला क्वेश्चन, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, रुद्रदामन। तो इसका सही आंसर है डी, रुद्रदामन। मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था इसी के बारे में पूरा जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक बात और करें तो ये जो इसका मरम्मत करवाया गया था किसके आदेश पर करवाया गया था? तो ये भी जान लीजिए, मौर्य वंश के शासक या संस्थापक कह लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर कराया गया था। तो सुदर्शन झील की मरम्मत मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर रुद्रदामन ने निःशुल्क कराया था। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। अगला क्वेश्चन, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? ताम्र, रजत, प्रोटीन या फिर स्वर्ण। तो इसका सही आंसर है ए, ताम्र। कार्दमक वंशीय शासकों की मुद्राओं को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा जाता है जो क्षहरात वंशीय रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत प्रोटीन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। कार्दमक शासक चस्टन ने रजत एवं ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इसमें 2 वर्गों में रखा गया है, 2 बड़े वर्गों में। एक था आपका क्षहरात वंशीय जिसमें रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं, और दूसरा था आपका दूसरे वर्ग के अंतर्गत आता है प्रोटीन निर्मित सिक्के। ठीक है, और कार्दमक शासक जो है चस्टन ने रजत और ताम्र, रजत क्या है आपका चांदी है, और ताम्र दोनों को सिक्कों को
चलाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। आपका सूची 1 ये है, सूची 2 ये है। अगर बात करें डेमेट्रियस की तो ये था हिंद यूनानी था। फिर रुद्रदामन तो ये शक शासक था। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मौर्यवंशी शासक था रुद्रदामन, ऐसा नहीं है। लेकिन रुद्रदामन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। गोर्डो फर्नीस जो है पहलव वंशी शासक था और बिम जो है कुषाण वंशी शासक था। बिम कटफिसेस अभी आपको मिलेगा, बिम कटफिसेस, तो उसके बारे में आपको यहाँ थोड़ी सी डिटेल मिल रही है। अब तो इस तरीके से अगर आप मिलान करना चाहें तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, 3 4 1 2। ठीक है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। तो इसका सही आंसर है बी, कुषाणों ने किया था। अगर एक छोटे से मैप के माध्यम से हम जानना चाहें कि उत्तर पश्चिम की बात कहाँ कर रहा है, किस जगह की बात कर रहा है, तो ये मान लीजिए आपका भारत है। ठीक है। एक प्रारूप समझ लीजिए, अब मैं बहुत अच्छे से मैप नहीं बना सकता, लेकिन ये मान लीजिए आपका भारत है। ठीक है। तो ये आपका उत्तर वाला क्षेत्र और ये वाला आपका पश्चिम वाला क्षेत्र है। ठीक है। इसी जगह पे जो है कुषाण वंश शासन कर रहा था। ठीक है। अगर हम बात करें कि इस तांबे का सिक्का किसने जारी किया था, तो ये था कुजुल कटफिसेस। ये सब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये सब जो हैं कुषाण वंश के शासक थे। पहले कुजुल कटफिसेस ने सिर्फ और सिर्फ तांबे का सिक्का जारी किया है। दूसरा नाम आपको मिलेगा बिम कटफिसेस। इसने जो है सोने और तांबे दोनों के सिक्के जारी किए। और एक बात आपको मैं बता दूं, इसके जो सिक्के थे उस पर आपको मिलेंगे त्रिशूल के निशान, दूसरा नंदी का निशान और तीसरा शिव का निशान मिलेगा। ये आप जानते रहिए। और तीसरा आदमी आपको इस वंश से मिलेगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है कनिष्क। इसके सिक्कों की अगर हम बात करें तो भगवान बुद्ध की आकृति मिलेगी। ठीक है। एक मैं कनिष्क के बारे में आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं बता दूँ कनिष्क के बारे में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। ठीक है। पहली बात आप जानते रहिए कब हुई थी ये बौद्ध संगीत, तो प्रथम ईस्वी में हुई थी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस दूसरी जगह, ये जगह कहाँ थी, तो कुंडलवन है कहाँ, तो कश्मीर में। ठीक है। तीसरी बात आप जान लीजिए, इसका अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र था। ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन था, तो वो था अश्वघोष। ये सब बातें आप जानते रहिए, मैं रिपीट करा दे रहा हूँ। फिलहाल मैंने इसके बारे में पूरा चर्चा किया है, डिटेल से बताया है। और शासक तो मैंने आपको बता ही दिया कि कनिष्क था। तो बौद्ध धर्म के जो चारों संगीतियाँ हुई थी उसके बारे में बहुत पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो वो कायदे से याद रखिए। अभी इस क्वेश्चन से आपको सारे डिटेल अब समझ में आ गया ना कि उत्तर और उत्तरी पश्चिमी आपका सीमा रेखा क्या है। तो जान लीजिए कि ये हिमालय से लेकर शुरू होगा, आपका गुजरात राजस्थान का क्षेत्र आएगा। ठीक है। पंजाब आएगा, कश्मीर आएगा, ये सब आएंगे। ये सब शासन किस वंश का था उस समय, तो कुषाण वंश का शासन चल रहा था। सबसे पहले कुजुल कटफिसेस ने जो है तांबे के सिक्के ही जारी किए थे, पहला शासक। उसके बाद कुजुल के बाद बिम आएगा, बिम ने सोने और तांबे दोनों के सिक्के जारी किए, ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसके सिक्के में जो है त्रिशूल और नंदी तथा शिव की आकृतियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है। और उसके बाद कनिष्क की बात आएगी, तो कनिष्क ने भी सिक्के जारी किए, सोने चांदी सब के जारी किए, लेकिन उसमें आकृतियाँ भगवान बुद्ध की मिलेंगी, गौतम बुद्ध की मिलती हैं। और एक बात बताना मैं भूल गया कि कुजुल कटफिसेस के जो
सिक्के हैं उसमें क्या लिखा हुआ मिलता है, लिखा है धर्मथिदस। पहली बात धर्मथिदस लिखा है और एक जगह लिखा है धर्मथित। धर्मथित का मतलब होता है धर्म के बीच में। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जितना हो सकता है डिटेल मैंने आपको दे दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन आने के 0% चांसेस बनेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक रूप में सोने के सिक्के चलाए? सातवाहन ने, शक ने, कुषाण ने, पार्थियन ने। तो इसके बारे में मैंने पूरा का पूरा डिटेल अभी आपको दिया। कुषाण वंश के बारे में, कुषाण वंश ही ऐसे शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? हिंद यमन शासक भी कहा जाता है, इन्हें इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? बिम, कटफिसेस, कनिष्क, नहपाण, बुद्धगुप्त। तो मैंने आपको बता दिया था उसी क्वेश्चन में कि कनिष्क का जो सिक्का है उस पर भगवान बुद्ध का अंकन है। अगर हम बात करें कुजुल कटफिसेस के बारे में, तो इसके सिक्के पर इसने सिर्फ तांबे के सिक्के जारी किया था और इसके सिक्के पर क्या लिखा है? धर्मथिदस लिखा है। और एक चीज़ और लिखी है इसके सिक्के पर, धर्मथित। धर्मथित का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है धर्म में स्थित। अब अगला बात आएगा बिम कटफिसेस का। इसने भी सिक्के जारी किए और इसके सिक्कों पर किसकी मूर्ति अंकन मिलेगा? नंदी के मिलेगा, त्रिशूल के मिलेगा और साक्षात शिव का मिलेगा। तो अब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैं बार बार रिपीट कराता चलूँगा कि कनिष्क के सिक्कों पर आपको बुद्ध का अंकन मिलेगा, कुजुल कटफिसेस के धर्मथिदस लिखा है, धर्मथित लिखा है। ठीक है, और बिम कटफिसेस का जो सिक्का है उस पर आपको नंदी का चित्र मिलेगा, त्रिशूल का मिलेगा, शिव का मिलेगा। आई होप आपको ये डिटेल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए भाई। आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ से मिलेंगे। 100% यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन अगर इससे बाहर आएगा तो आके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? कुजुल कटफिसेस, बिम कटफिसेस, कनिष्क प्रथम, हुविस्क। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। बिम कटफिसेस ने ही सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था और साथ में तांबे का भी सिक्का जारी किया था। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कुजुल कटफिसेस जो है सिर्फ तांबे का सिक्का जारी किया था। ठीक है, और कनिष्क जो है इसने भी सोने का सिक्का जारी किया, तांबे का सिक्का जारी किया, लेकिन इसके सिक्के पर मिलता किसका निशान है? भगवान बुद्ध का मिलता है। ठीक है, और बिम कटफिसेस के सिक्के पर किसका निशान मिलता है? तो आपको मिलेगा नंदी का, शिव का और त्रिशूल का। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसने जो है माहेश्वर या कह लीजिए महेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? बिम कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस, कनिष्क, हर्मबीज। तो इसका सही आंसर है ए, बिम कटफिसेस। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि इसका प्रथम शासक इसके बारे में मिलेगा कुजुल कटफिसेस के बारे में। ठीक है, कुजुल कटफिसेस, इसने सिर्फ तांबे के सिक्के जारी किए थे। आप इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा आपको मिलेगा शासक बिम कटफिसेस। ठीक है, इसने ही सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय इसी को प्राप्त है। तो इसने सोना और तांबा दोनों का जारी किया, लेकिन सबसे पहले कुषाण वंश का अगर बात किया जाए किसने सोने का सिक्का जारी किया, तो बिम कटफिसेस ने जारी किया। तीसरा नाम आएगा कनिष्क का। कनिष्क के बारे में अभी आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, मैं आपको बहुत सारा डिटेल देने वाला हूँ इनके बारे में। अभी शुरुआत है तो इनके बारे में बता दूँ। इनके सिक्के जो थे सोने चांदी दोनों के थे, लेकिन उस पर बुद्ध का अंकन था। तो आई होप आपको ये डिटेल अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, बिम कटफिसेस, गौतमी पुत्र सातकर्णी। उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है
आपका सी बीम कटफिशेस। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल दे चुका हूँ कि बहुत भारी मात्रा में इसने सोने के सिक्के जारी किए और तांबे के सिक्के भी जारी किए। इसके सिक्के पर आपको शिव की मूर्ति, नंदी की और त्रिशूल, ये तीनों अंकन मिलेगा। और इसने जो है महेश्वर की उपाधि धारण की थी, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय इसी को है। तो और क्या बताएं आपको, बार बार वही चीज़ें आएंगी, ठीक है, वही चीज़ें होंगी। लेकिन आपको अगर कोई चीज़ एक बार कायदे से कंठस्थ हो जाता है ना, तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आए आप सही आंसर ही लगाएंगे। इसीलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन को आप याद करिए अच्छे से। अगर याद नहीं करते हो ना, तो फिर आप 10 घंटे डेली पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि याद ही नहीं है आपके दिमाग। आप अब प्रोडक्टिविटी पैदा करिए अपने अंदर। आप जब तक सही से आउटपुट नहीं दे पाएंगे, सही से जो भी आपने पढ़ा है उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो पढ़ना व्यर्थ ही है। चलिए अगला क्वेश्चन। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव, मित्र, इंद्र, कार्तिकेय। तो इसका सही आंसर है डी, कार्तिकेय। कार्तिकेय की अगर बात करें तो ये भगवान शिव के पुत्र हैं। अगर हम योधेय के बारे में जानना चाहते हैं तो योधों की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? तो पुराणों से मिलती है, अष्टाध्यायी से मिलती है। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिन की है, इसको ध्यान में रखिएगा। और बृहत संहिता से जानकारी मिलती है। ये शासन कहाँ किए? तो जो पंजाब है, पंजाब का दक्षिणी एवं पूर्वी इलाका या पूर्वी क्षेत्र कह लीजिए, पूर्वी क्षेत्र तथा राजस्थान के मध्य शासन किया। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। योधों के बारे में जानकारी आपको पुराणों से मिलेगी, अष्टाध्यायी से मिलेगी और बृहत संहिता से मिलेगी। और इन्होंने अपना शासन कहाँ किया? तो राजस्थान और पंजाब के बीच में किया। ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। और इनके सिक्कों पर आपको भगवान कार्तिकेय का निशान मिलेगा। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78 ईस्वी, 81, 98, 121। तो इसका सही आंसर है 81 है। क्यों है? कनिष्क की अगर बात करें तो 78 ईस्वी में इसका राज्यारोहण हुआ था, कह लीजिएगा इसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। और 3 वर्ष बाद मतलब 81 ईस्वी में इसने मथुरा से भगवान बौद्ध की जो प्रतिमा थी उसको लाया और सारनाथ में स्थापित किया, ठीक है। आप इतना जानते रहिए और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। सारनाथ को क्या कहते हैं? ऋषिपत्तनम भी कहते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। और ये है दोनों कहाँ? तो वर्तमान वाराणसी में है। और ये फेमस क्यों है सारनाथ? तो यहाँ भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैं निकाल के दे दूंगा आपको, ठीक है। कनिष्क जो है आपका क्या था? बुद्धिस्ट था। और इसके सिक्कों पर भी भगवान बुद्ध का जो है अंकन मिलता है। कनिष्क किस वंश का था? तो ये कुषाण वंश का है, ठीक है। इसका राज्याभिषेक 78 में हुआ। 78 भी मैं बता चुका हूँ। 81 में ये जो प्रतिमा है लाया था भगवान बुद्ध का। आई होप आपको ये डिटेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? 178 BC, 101 AD, 58 BC, 78 AD। तो इसका सही आंसर आपको बताना चाहिए और इसका आंसर है डी, 78 AD है, 78 AD। और एक बात मैं आपको बता दूं, 78 AD से ही शक संवत प्रारंभ माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ कब था? 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 320 ईस्वी, 606 ईस्वी। मैं आपको बता चुका हूँ बी, 78 ईस्वी। अगर हम बात करें जैन ग्रंथों के अनुसार, जो विक्रमादित्य थे ये 57 ईसा पूर्व में थे और इनके उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। तो वो आप समझ रहे हैं 135 में से आप घटा देंगे क्या? 57 घटा देंगे तो 78 ईस्वी आएगा। तो यही जो है 78 जो है आपका शक संवत की शुरुआत माना जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूं,
अगर आपको विक्रम संवत याद करना है तो जो वर्तमान कैलेंडर है, जैसे हम लोग जनवरी फरवरी पढ़ते हैं, मान लीजिए इस समय 2023 है, अगर हमें विक्रम संवत याद करना है तो हम 57 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 57 अगर जोड़ देंगे तो 7 3 10 हासिल लगा 1, 5 2 7 1 8 0 2080। इस समय क्या चल रहा है, विक्रम संवत चल रहा है 2080। अब अगर मान लीजिए आपको शक संवत याद करना है, शक संवत वर्तमान 2023 जो चल रहा है आपका, इसमें आपको -78 कर देना है। -78 कर देंगे तो 13 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा क्या, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ बचा 11, 11 में से 7 जाएगा, 4 आएगा, यहाँ बचेगा 9, ये 9 हो जाएगा, ये 19, 1945 आपका शक संवत चल रहा है। ठीक है, विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर वर्षों में है, 57, 58, 135, 320। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं, इसके पहले मैंने आपको बताया था, तो इसका सही आंसर है सी, 135 वर्ष का। ठीक है, विक्रम और शक संवत में 135 वर्षों का अंतर है। मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्तमान कैलेंडर में अगर आप 57 जोड़ देते हैं तो आपको विक्रम संवत प्राप्त होगा, और अगर 78 आप घटा देते हैं तो आपको शक संवत प्राप्त होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर कह लीजिए, कैलेंडर का एक क्षेत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तद्रुप होगा। तो इसका सही ऑप्शन आपको ए मिलेगा, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो कब से शुरू होता है, 1 जनवरी से शुरू होता है। ठीक है, और जो शक संवत है वो 1 चैत्र से शुरू होता है, और 1 चैत्र मतलब इसका कब होता है, जब जो जनवरी फरवरी चल रहा है तो वो आता है आपका 22 मार्च के आता है ज़्यादातर, या फिर मान लीजिए 21 मार्च को, इसी 2 तारीख में पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, 78, 57, 72, 36। तो इसका सही आंसर है बी, 57 ईसा पूर्व। मैं आपको इसका डिटेल दे चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। अश्वघोष हैं, वसुमित्र हैं, कालिदास हैं, कम्बन हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैं आपको बताया भी था, अश्वघोष और वसुमित्र ये दोनों जो हैं कनिष्क के दरबार में सुशोभित करते थे। ठीक है, कनिष्क जो हैं इनके दरबार में रहते थे, वसुमित्र भी दरबार में रहते थे। अश्वघोष जो हैं चतुर्थ बौद्ध संगीत में क्या थे, उपाध्यक्ष थे उस बौद्ध संगीत के, और वसुमित्र जो थे अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से आपको तो पता ही चल गया ना। और कालिदास और कम्बन की चर्चा की ही नहीं गई एक बार भी। अभी जितनी बार मैंने आपको कनिष्क के बारे में बताया है, कालिदास या कम्बन के बारे में बताया नहीं बताया। तो यही जो हैं दोनों हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 1 और 2। अगर हम बात कर लें कालिदास के लगे हाथ, तो ये थे गुप्त काल में, और कम्बन की बात कर लें तो ये थे 12वीं शताब्दी में। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अश्वघोष किसका समकालीन था, अशोक का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, कनिष्क का, हर्षवर्धन का। तो आप सभी जानते ही हैं कनिष्क का था। अश्वघोष की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे सौंदरानंद, दूसरा है सारपुत्र प्रकरण, और तीसरा है बुद्धचरित। ये इनकी रचनाएं हैं, इसको आप याद रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे। और अश्वघोष के बारे में एक जानकारी आपको और रखनी चाहिए कि इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत की उपाध्यक्षता की थी, और उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र ही थे। और ये चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई कहाँ थी, तो कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन है कश्मीर में। उस समय शासक था कनिष्क। ठीक है, यही इतनी बातें जानकारी रखनी चाहिए थी आपको। और ये टाइम पीरियड आपसे पूछ लेगा तो आप कह सकते हैं प्रथम ईस्वी सती। ठीक है, बस इतना ही जानकारी आपको रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजल। तो यही डी आपके पतंजल हैं। पतंजल जो है ना,
पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। पुष्यमित्र, अभी इनके बारे में आपको आगे पता चलेगा। पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपसे चर्चा जरूर करूँगा। पुष्यमित्र शुंग के ये क्या थे? राज पुरोहित थे। कौन? पतंजल, ठीक है। और अश्वघोष भी इनके दरबार में थे, चरक भी थे, नागार्जुन भी थे, और एक नाम और आता है पार्स, ये भी थे, ठीक है। और एक नाम आता है वसुमित्र, ये भी थे। किसके दरबार में? सब थे किसके? कनिष्क के राज दरबार में थे। इसको आप रट लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? अश्वघोष, पार्स, वसुमित्र, विशाखदत्त। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, विशाखदत्त। अश्वघोष की कुछ रचनाएं हैं, जैसे सौंदरानंद, सारपुत्र प्रकरण, और एक है बुद्ध चरित्र। ये 3 इनकी पुस्तकें हैं, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। वसुमित्र जो हैं चतुर्थ बौद्ध संगीत में अध्यक्षता की थी, और ये पार्स जो हैं ये भी कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। तो कौन नहीं रहता था? विशाखदत्त नहीं रहता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। तो ये आपके तीनों हैं, सिर्फ श्रावस्ती नहीं है, और एक शहर था उसका नाम था साकेत। तो ये 4 शहर थे जो कनिष्क का एक रबतक अभिलेख है। तो इन चारों शहरों का वर्णन वहाँ किया गया है। और अब रबतक के बारे में बात करेंगे। तो रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्गकोटल के निकट रबतक नामक स्थान से 1993 में प्राप्त किए गए थे। तो अब आपको सारा डिटेल मिल गया रबतक के बारे में कि रबतक कहाँ मिला। तो ये अफगानिस्तान का एक सुर्गकोटल नामक जगह है, जहाँ से रबतक नामक जगह की प्राप्ति हुई है। और इसमें 4 शहरों का वर्णन है। कौशाम्बी का है, दूसरा आपका है पाटलिपुत्र, तीसरा आपका है चंपा, और चौथा आपका है साकेत। तो आई होप आपको ये डिटेल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? सुश्रुत, वाग्भट, चरक, जीवक। तो भाई इसका सही आंसर ना सी और डी दोनों होगा, क्योंकि चरक और जीवक दोनों जो हैं तक्षशिला से ज्ञान प्राप्त किए थे। आपका वर्तमान तक्षशिला है कहाँ? तो पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज की राजधानी थी। अगर हम बात करें कि तक्षशिला क्यों इतना प्रसिद्ध हुआ, तो यहाँ जो है शिक्षा का केंद्र था, आपका तक्षशिला था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित होते थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिम्बिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान बसबंधु, चाणक्य आदि यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैद्यक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। तो भाई ये अब आपको पता चल गया ना कि कितना इम्पोर्टेंट है तक्षशिला विश्वविद्यालय, क्यों इसकी बार बार चर्चा की जाती है। और ये जान लीजिए पाकिस्तान में रावलपिंडी ज़िले में स्थित है, ठीक है। और यहाँ से कौन कौन बड़ी हस्ती थे? तो प्रसेनजीत जो कौशल के राजा थे, इन्होंने बिम्बिसार का राजवैद्य जो था जीवक, इसने शिक्षा ली। चरक ने शिक्षा ली, ठीक। वसुबंध ने शिक्षा ली। चाणक्य, महान चाणक्य राजनीतिज्ञ थे, इन्होंने शिक्षा ली। तो अब आप ये बात ध्यान में रखिएगा, इन नामों को तो जरूर ध्यान रखिए, चरक का, प्रसेनजीत का, चाणक्य का, वसुबंध का, ठीक है। और इनसे जुड़े लोगों का भी ध्यान में रखिए कि वसुबंध बौद्ध धर्म से थे, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित थे, और चरक जो है आपका कनिष्क से संबंधित है, ठीक है। और जीवक जो है बिम्बिसार का राजवैद्य था, ठीक है। प्रसेनजीत कौशल के राजा थे। तो ये सब बातें आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों ऑप्शन सही मिलेंगे, और इसका सही आप आंसर भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इतना तो जानते रहिए, चरक और जीवक दोनों ने तक्षशिला से ज्ञान प्राप्ति की थी। अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में किस लेख से जानकारी मिलती है? सारनाथ का लेख, वेशनगर लेख, अयोध्या लेख, या फिर हाथी गुम्फा लेख। तो इसका सही आंसर है सी, अयोध्या लेख। अब यहाँ चर्चा हो ही गई है पुष्यमित्र शुंग की, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ या बृहद्रथ का इसने वध करके शुंग वंश की स्थापना की।
पुराणों में कहा गया है कि लगभग 36 वर्ष शासन किया। पुष्यमित्र शुंग का राजपुरोहित पतंजलि थे और इसने जो अयोध्या लेख की बात हो रही, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। पाणिनि कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण था। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसमें आपको याद रखने वाली बात क्या है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है बेहदरथ की हत्या की थी और ये किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित था। कहने का मतलब मौर्य वंश का नाश कर दिया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, इसने पूरा 36 वर्ष शासन किया। कहाँ से पता चलता है? तो पुराणों से पता चलता है। ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। पुष्यमित्र के राज दरबार में था कौन? तो पतंजलि था, जो उनका राजपुरोहित भी थे। और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया। ये बात कहाँ से पता चलती है? तो अयोध्या लेख से पता चलती है। ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। पाणिनि के अनुसार ये भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। बस इतनी ही जानकारी रखनी है। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? सातवाहन, कुषाण, कण्वा, कण्वगुप्त। तो भाई इसका सही आंसर है सी, कण्व। वंश का अंतिम राजा देवभूत या देवभूमि था। इसकी हत्या इसी के अमात्य ने कर दी थी, जिसका नाम वासुदेव था। इसने कण्व या कण्वायन वंश की स्थापना की। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। आई होप आपको समझ में आ गया। कण्व या कण्वा वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये बात याद रखने वाली है, वासुदेव ने किया था। और ये किसके शासक मतलब अमात्य थे या किसके यहाँ रहते थे? तो शुंग वंश के यहाँ रहते थे और ये अमात्य थे और देवभूत या देवभूमि की इन्होंने हत्या की थी। ठीक है, तब ये जाके कण्व वंश के संस्थापक बने थे। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासुदेव। तो इसका सही आंसर है सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातकर्णी जो है चतुर्वर्णों को फिर से स्थापित किया। अब चतुर्वर्ण का मतलब क्या है? तो ये 4 वर्णों की व्यवस्था, जैसे कि आप जानते ही हैं, उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। इसीलिए इसे वर्ण व्यवस्था का जो है रक्षक कहा जाता है। बस इतना ही जानना है। अगला क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य। तो इसका सही आंसर है ए, सातवाहन वंश। देखिए, अब सातवाहन वंश के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? प्रारंभिक राजधानी थी अमरावती। बाद की राजधानी क्या बनी? तो बनी प्रतिष्ठान या पैठन कह लीजिए। सातवाहनों की जो वंशावलियां हैं वो इनकी सूची जो है मत्स्य पुराण में मिलती है और सबसे लंबी है, जिनमें 29 नामों का उल्लेख किया गया है। अब ये बात जानना ज़रूरी है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसके संस्थापक थे सिंधुक, सिमुक या फिर कह लीजिए सिप्रक। इनके 3 नाम मिलते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। सिंधुक, सिमुक या सिप्रक। इन्होंने किसकी वध किया? तो सुशर्मा का वध किया। सुशर्मा का वध करके सातवाहन वंश की स्थापना की। और ये सुशर्मा किस वंश के थे? तो ये कण्व वंश के थे। ये भी आप ध्यान में रखे रहिए। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। अगला क्वेश्चन, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? चेर, चोल, पांड्य या फिर सातवाहन। तो इसका सही आंसर है डी, सातवाहन। सिमुक को पुराणों में सिंधुक, सिमुक और सिप्रक नाम से जाना जाता है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पांचाऊ, पानयांग, सी हुआंगटी या फिर होटी। तो इसका सही आंसर है ए, पांचाऊ। अब प्रश्न उठता है ये है कि आखिर कनिष्क का सर दर्द क्यों हो रहा था चीन पर युद्ध करने के लिए? तो इसका मेन एक ही कारण था, लड़की।
चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण एक ही बताते हैं कि कुषाण शासक जो था चीनी सेनापति के पास अपना एक दूध भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। तो ये जो पांचाऊ था हान वंश का सेनापति था, ठीक है, और ये हान वंश है कहाँ, तो चीन में। तो इसने जो है मना कर दिया, तो कनिष्क जो है क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए और इन्होंने कर दी चीन पर चढ़ाई, और इस तरीके से युद्ध हो गया जिसमें कनिष्क हार भी गया था, ठीक है। कनिष्क की हार हुई, लेकिन एक बात और है, ये कहीं कहीं आपको मिलता है कि भीम कड़फिसेस ने चीन पर आक्रमण किया था, लेकिन ये अभी के लिए मान्य नहीं है। सिर्फ यही मान्य है कि कनिष्क ने चीन पर युद्ध लड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी और सी दोनों हैं। रीज़न ये है कि अगर आपने मौर्य वंश को पढ़ा है, और हम पढ़ाए भी हैं आपको, अगर आपने मौर्य वंश को पढ़ा है तो इनकी सीमा जो है लगभग ईरान तक थी, भारत से लेकर, ठीक है। और कुषाण वंश की अगर बात करें तो इनकी जो है चीन के तुर्फान से लेकर थी। चीन का एक साम्राज्य जगह था तुर्फान, वहाँ तक इनकी सीमाएं फैली हुई थी, और अफ़गानिस्तान में भी इनकी सीमाएं थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो राजवंश ऐसे हैं कि जिनको सीमाएं भारत से बाहर भी थी। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन काल में? तो इसका सही आंसर है बी, कुषाण काल में। कुषाण काल में लड़कियों की उम्र 8 से 10 वर्ष के बीच रखी गई थी, कि अगर कोई लड़की 8 से 10 वर्ष की है तो उसकी शादी की जा सकती थी, और उपनयन संस्कार जो है समाप्त कर दिया गया था उस समय। लड़कियों के पहले उपनयन संस्कार होता था, तो लड़कियों का उपनयन संस्कार करना बंद कर दिए थे। और इस कुषाण काल में ना स्त्रियों की स्थिति जो है दयनीय थी। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, बस और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हड़प्पा, चित्रित धूसर, मृतभांड गलत है। कुषाण तो गंधार कला शैली, ये सही है। कुषाण काल में 2 कला शैली थी, एक गांधार कला शैली थी और दूसरी थी मथुरा। ये 2 ऐसी यहाँ कला शैली इस समय विकसित हुई थी। गांधार शैली जो है मुख्यतः बौद्ध धर्म पर आधारित था। कहने का मतलब बौद्ध की मूर्तियाँ बनती थी, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनती थी। और ये बनता किस पत्थर से था? तो हरित अस्तरित, एक पत्थर होता है हरित अस्तरित, वही पत्थर यूज किया जाता था। और ये मिलता कहाँ था? तो अफ़गानिस्तान के बमियान से। अब अफ़गानिस्तान का जो बमियान पहाड़ी है वहाँ से ये पत्थर मिलते थे, ठीक है। आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई होगी। बाकी ये सब गलत है, सिर्फ बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? कुषाणों के समय में, गुप्तों के समय में, अकबर के समय में, मौर्यों के समय में? तो इसका सही आंसर है ए, कुषाणों के समय में। मैंने आपको इसका डिटेल बताया कि कुषाण काल में 2 कला शैली थी, एक थी आपकी गांधार और दूसरी थी आपकी मथुरा शैली, ठीक है। ये दोनों विख्यात थी किस मामले में? तो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। खास तौर पे गांधार शैली जो है आपकी बौद्ध मूर्तियाँ बनाने के लिए विख्यात थी। अगर बात करें ना, इसी कारण से इसे यवन बौद्ध कला भी कहते हैं। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि गांधार कला को जो है यवन बौद्ध कला भी कहते थे, क्योंकि गांधार शैली में सिर्फ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनती थी और ये होता था हरित अस्तरित पत्थर। ये मिलता कहाँ था? तो अफ़गानिस्तान के, ये पत्थर कहाँ मिलता था? तो अफ़गानिस्तान के बामियान पहाड़ी से। तो वहाँ से ये पत्थर लाए जाते थे और बनाए जाते थे। लेकिन वर्तमान में जो तालिबान शासन है, इसने लगभग भगवान बुद्ध की जितनी भी मूर्तियाँ अफ़गानिस्तान में थी सबको तोड़वा दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये आपका राजवंश दिया गया है इधर, और इधर जो है सिक्कों की धातुएं दी गई हैं। कुषाण, ताम्र एवं स्वर्ण, तो दोनों सही है भाई।
गुप्त में जो है स्वर्ण एवं रजत, ये भी सही है। सातवाहन में यही आपका गलत है, जो स्वर्ण की बात की गई है। कलचुरी में जो है स्वर्ण रजत एवं ताम्र सभी प्रकार के सिक्के बनाए जाते थे। अगर बात करें कि अगर सातवाहन ने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए तो किस चीज़ के सिक्के चलाए थे, तो इन्होंने जो है चांदी और तांबा का सिक्का चलाया था। ठीक है, बाकी आपका यही डिटेल है और कुछ इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनिए। आपकी सूची 1 ये है, सूची 2 ये है। अगर बात करें गांधार कला की, तो ये जो था आपका कुषाण काल में था। जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है, तो आपका रुद्रदामन से संबंधित है। मिलिंद पन्हो कौन था, तो ये था मिनांडर। और तक्षशिला लेख जो है पतिक से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन अगर हम देखें तो सी ऑप्शन सही होगा, 3 4 1 2। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए, तो इसका सही ऑप्शन है डी, बुद्ध प्रतिमा के लिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि बामियान क्यों प्रसिद्ध था, तो गांधार जो शैली थी उसके लिए यहाँ से पत्थर लाए जाते थे बामियान से, और ये भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनती थी। लेकिन वर्तमान में जो तालिबान सरकार है या इससे पहले की बात करें तो इन्होंने इस सभ्यता से संबंधित गांधार शैली से संबंधित सारे मूर्तियों को तोड़वा दिया। भगवान बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां थी अफगानिस्तान में सबको बर्बाद कर दिया। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, बेरा, गांधार, नागर। तो यही ऑप्शन सी आपका सही है, गांधार। गांधार शैली जो है यूनानी या यूनान कहिए, यूनान और भारत से संबंधित है। इसे इंडो ग्रीक भी कहते हैं, और एक नाम है यूनान भारत, यूनान बौद्ध कला। ठीक है, यही सब इनके नाम होते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, गांधार शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। तो अब तक का आपको रट गया होगा ये क्वेश्चन, और यही आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित का प्रयोग के माध्यम रूप में होता था? मौर्य मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला, भरहूत मूर्ति कला या फिर गांधार मूर्ति कला। तो इसके बारे में आपको बार बार बताया, और यही आपका ऑप्शन सी सही होगा, डी सही होगा, गांधार मूर्ति कला चट्टान। कि इसमें जो है हरित स्तरित जो आपका पत्थर होता था वही यूज होता था, और ये अफगानिस्तान के बामियान में मिलता था। लेकिन अब इस तरीके की गांधार कला शैली की कोई मूर्तियाँ वर्तमान में विद्यमान नहीं मिलती हैं। रीज़न ये है कि तालिबान ने इन सबको नष्ट करा दिया, अफगानिस्तान में जितनी भी मूर्तियाँ पाई जाती थी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण, शक कुषाण यूनानी। तो इसका सही आंसर है ए, सबसे पहले यूनानी आए। यूनानी मतलब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आया भारत। फिर शक आए प्रथम शताब्दी या सती कह लीजिए, और कुषाण भी प्रथम शती में आए थे, लेकिन शक के बाद में आए थे। तो यही आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। अगला क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, साइरस था, कैम्बिसिस था, डेरियस प्रथम या फिर शाह? तो इसका सही आंसर है सी, डेरियस प्रथम ने ऐसा किया था। डेरियस प्रथम का शासनकाल 522 से 486 ईसा पूर्व था। इसने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। तो संपूर्ण सिंधु घाटी समझ रहे हैं क्या कह रहा है? कहने का मतलब ये भारत के उत्तर प्रदेश तक इसकी सीमा थी, ठीक, और पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे क्षेत्र, भारत का गुजरात, ये सारे क्षेत्र इसके शासनकाल के अंतर्गत आते थे।
निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था चालुक्य का, पल्लव का, राष्ट्रकूट का या फिर सातवाहन का। तो इसका सही आंसर डी है, सातवाहन का। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक, इन्हें सिंधुक भी कहते हैं, और एक नाम मिलता है इनका सिप्रक। अगर इस वंश के टाइम पीरियड की बात करें तो कुछ स्रोतों में मिलता है कि 300 ईसा पूर्व और कुछ स्रोतों में मिलता है कि 60 ईसा पूर्व। 60 ईसा पूर्व कहा जाता है कि ये सुशर्मा कण्व वंश के शासक थे, उनका ये समकालीन था कुछ स्रोतों के अनुसार। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है, लेकिन है सबसे पुराना वंश यही, बाकी ये सारे बाद के हैं। अगला क्वेश्चन, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, मत्स्य पुराण। पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग में या फिर दुर्ग में। तो इसका सही आंसर है ए, अमरावती में। सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी अमरावती थी। बाद में इस वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन बनाई गई। इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, पहले इनकी अमरावती थी, फिर उसके बाद में प्रतिष्ठान और पैठन, ये ध्यान में रखिएगा बस, और कुछ ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। और एक बात जानने वाली है सातवाहन के बारे में कि पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य या आंध्र जाति कहा गया है। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? प्रतिष्ठान, नागार्जुनकोंडा, साकल अथवा सियालकोट, पाटलिपुत्र। तो मैं इसको बता चुका हूँ कि इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, कंफ्यूज मत होइएगा। और इसकी राजधानी अमरावती थी शुरुआत में। ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और इन्हें आंध्र भृत्य या फिर आंध्र जाति भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और इनका ये नाम मिलता कहाँ है? तो पुराणों से मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी या सुशर्मन। तो इसका सही आंसर है सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर आपका राजवंश है, इधर राजधानी है, तो कौन किसकी राजधानी है यही सुमेलित करना है। तो शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, फिर उसके बाद सातवाहन वंश की राजधानी मैं आपको बताया था पैठन, पैठन या प्रतिष्ठान भी कहा जाता था, और इनकी राजधानी अमरावती भी थी, ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं। कदम्ब जो राजधानी थी कदम्ब की वनवासी थी, और चंदेल वंश की राजधानी महोबा थी। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य। तो इसका सही आंसर आपका डी है, 1 2 3। सातवाहन वंश की स्थापना जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, और इसका संस्थापक था सिमुक। वाकाटक साम्राज्य की स्थापना जो है तृतीय शताब्दी में हुई थी, और इसका संस्थापक था बिंदशक्ति। जबकि ये चालुक्य जो है गुजरात, ये 10वीं शताब्दी में हुआ था इसका स्थापना, और इसका संस्थापक मूलराज प्रथम था। तो आपको मोटा मोटा डिटेल मैंने इस क्वेश्चन का दे दिया है, तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए व दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में क्या है? सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व लोक भाषाओं का विकास हुआ। तो ये बात सही है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो ये भी बात सही है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। ए
का सही स्पष्टीकरण आर है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान थे, विद्या प्रेमी थे तथा विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। हाल नामक राजा जो थे, इन्होंने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की थी। तो गाथा सप्तशती, इसकी भाषा थी प्राकृत और रचनाकार थे हाल, और इनका वंश था सातवाहन। और हाल के ही दरबार में गुढ़ाढ्य और सरवर्मन जैसे उच्च कोट के विद्वान निवास करते थे। गुढ़ाढ्य ने जो है बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी, और सरवर्मन जो थे कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा आपका ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ये बात सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, तो ये भी बात सही है आपकी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये अभिलेख हैं, इधर शासक हैं। तो नासिक का गौतमीपुत्र सही है। रीजन है कि यहीं पर इसको एका ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, फिर हाथी कुंभा जो है खारबेल से संबंधित है। भितरी यही गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। गिरनार जो है रुद्रदामन से संबंधित है। खारवेल जो है कलिंग का राजा था। ये जो आपको हाथी गुम्फा अभिलेख है ना, ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसके बारे में, खारवेल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बचपन से लेकर इसके शासन काल के 13 वर्षों तक के बाद की जानकारी मिलती है। आप इसको बहुत कायदे से ध्यान में रखिएगा। कलिंग आपका था कहाँ उस समय? तो उस समय था आज के उड़ीसा में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। रुद्रदामन के बारे में मैंने आपको 20 बार बताया है कि ये शक शासक था, और इसने जो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। किसके कहने पर? चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर। और इसका अभिलेख मिला कहाँ है? गिरनार के जूनागढ़ में। जूनागढ़ आपका है कहाँ? गुजरात में। तो भाई अब इससे ज़्यादा और क्या बताएं आपको। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी क्वेश्चन मैं आपको जितना मैं करा दे रहा हूँ ना, अगर इससे बाहर आ जाएगा तो बताइएगा। 100% गारंटी देता हूँ, कैसा भी पेपर आता है। अभी हाल ही में पेपर हुआ है पीईटी का, और इससे पहले हुआ था बिहार बीपीएससी ने लिया था टीचिंग की। पेपर हार्ड आया था, लोग इतना चिल्लाए, इतना माथा पटके, ऐसा लगता है कि वो हिस्ट्री से जैसे बाहर आ गया हो क्वेश्चन, ज्योग्राफी से जैसे लगा तो बाहर आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है। गलती हम अपनी देते नहीं हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कमी होती है कि हम खुद तो पढ़े नहीं होते हैं, इधर उधर का फालतू क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं। और आपकी भी गलती नहीं है। कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, ऐसे क्या ज़्यादातर ऐसे हैं कि वो बहुत अच्छे से झांसा देते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन करा देंगे जो आपके पेपर में आने ही नहीं है। आपका टाइम भी ले लेंगे मीठी मीठी बातें करके, और अपना काम भी बना लेंगे, लेकिन आपको कर देंगे बर्बाद। और फिर बाद में आप चिल्लाएंगे ही कि मैंने बहुत मेहनत किया था, उस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं आया। तो आपकी भी गलती नहीं है, पढ़ाने वाली की गलती है। और थोड़ी बहुत आप लोगों को भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि आपको अच्छे क्वेश्चन पढ़ के जाने ही पड़ेंगे एग्ज़ाम में। ज़्यादातर आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी ना, सब टाइट क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर बीजेपी रहेगी, ठीक है, शासन में, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में, तो वहाँ आपका बेड़ा गर्क होना है। बेड़ा गर्क से मतलब है कि अगर आपने सही नहीं पढ़ा है तो आप पास नहीं होंगे। बेड़ा गर्क ये मतलब नहीं कि आप बर्बाद हो जाएंगे, बीजेपी सरकार है। सरकार मतलब बहुत टाइट पेपर करा रही है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपके सामने कौन सी सरकार है, कुछ ये भी ध्यान में रखा करिए। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? वाकाटक, इक्ष्वाक, शक, खारवेल। तो इसका सही आंसर है बी, इक्ष्वाक। इक्ष्वाक वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती तथा आंध्रभृत्य कहा गया है।
पहले ये जो है सातवाहनों के सामंत थे, किंतु इनके पतन के बाद इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। तो आप अब ये बात जानते रहिएगा कि इक्ष्वाक वंश का जो संस्थापक था श्री शांतमूल था, और इन्हें जो है पुराणों में आंध्रभृत्य भी कहा गया है और श्री पर्वती भी कहा गया है, और ये सातवाहनों के सामंत थे। बस इतना ही इनके बारे में डिटेल आपको जानना है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये बात बिल्कुल सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोट की थी। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये आपका गलत है। और ये सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी कहाँ से? तो एक पुस्तक थी पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, तो इसी पुस्तक में ये सारी जानकारियाँ आपको मिलती हैं। इस पुस्तक का जो लेखक है इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला है कि किसने लिखा था ये पुस्तक। और एक जानकारी आपको इनके बारे में कहाँ से मिलेगी? अरिकामेडु की जब खुदाई हुई तो वहाँ से मिली थी। अरिकामेडु एक प्रकार का बंदरगाह था उस टाइम में, ठीक है, तो वहाँ खुदाई हुई थी, तो ये सारी जानकारी मिलती है। इन्होंने व्यापार तो किया, लेकिन इनकी जो सुसंगठित नौसेना की बात की गई है वो नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो है सी सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार के स्तंभ लेख के साथ? बिल्कुल नहीं। जूनागढ़ के स्तंभ लेख के साथ? बिल्कुल नहीं। हाथी गुम्फा लेख के साथ? यही सही है आपका सी ऑप्शन। सारनाथ लेख के साथ? ये भी गलत है। कलिंग का चेद वंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। और अगर हम बात करें तो इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो आप बात समझ लीजिए। पहली बात तो चेद वंश का संस्थापक नाम जान लीजिए, महामेघवाहन था। तो चेद वंश का संस्थापक महामेघवाहन था और इसका सबसे प्रतापी राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके बारे में एक ही ऐसी साक्ष्य है जहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो वो है हाथी गुम्फा। और ये है कहाँ? तो गिरी पहाड़ी पर है, इसको ध्यान में रखिएगा। गिरी पहाड़ी आपका है कहाँ? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा, ठीक है। अब इतना डिटेल आपको, इससे ज़्यादा इससे कुछ पूछा नहीं जाएगा खारवेल के बारे में जानकारी। और ये जैन धर्म से संबंधित था। तो आपको यहाँ इस क्वेश्चन में 4-5 चीज़ें मिलती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जानकारियाँ आपको मिलती हैं खारवेल से। 7 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मेरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, खारवेल? तो इसका सही आंसर है डी, खारवेल। अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। और इसके बारे में एक ही अभिलेख ऐसा है जिससे जानकारी मिलती है, वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये गिरनार पहाड़ी पर मिला है, और गिरनार पहाड़ी आपका उड़ीसा में पाया जाता है, भुवनेश्वर के नज़दीक, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। अगला क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? चेद, कदम, लिंग, हर्यक? तो इसका सही आंसर है चेद। और इस वंश के संस्थापक थे महामेघवाहन। तो ये भी आप जानते रहिए। और ये आपका है कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा में था, कलिंग साम्राज्य था, वहीं पर था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो दशरथ, बृहदत्त, खारवेल, दुभिष्क? तो इसका सही आंसर है सी, खारवेल। मैं आपको बता चुका हूँ, सारी डिटेल दे चुका हूँ इसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से, चेद वंश से, सातवाहन वंश से, रठ भोजक देश से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही आंसर ई होगा। रीज़न ये है महामेघवाहन वंश चाहे कह लीजिए चेद वंश, बात एक ही है, ठीक है। और चेद वंश आपका था किससे संबंधित? तो इसी से संबंधित है। और चेद वंश के संस्थापक थे महामेघवाहन। तो इस तरीके से आपका आंसर ई सही होगा
कि उपयुक्त में से एक से अधिक। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क। तो इसका सही आंसर है ए खारवेल। पूरा डिटेल मैं आपको दे चुका हूं। अगला क्वेश्चन, पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि, स्थापत्य कला, विज्ञान, साहित्य। तो इसका सही आंसर है ए विधि के बारे में सहयोग किया है इन्होंने। जस्टियन को सर्वाधिक प्रसिद्ध उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। तो ये है इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल। अगला क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसने लिखी? टेसियस, प्लिनी, टालमी, स्ट्रैबो। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यही आपका ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका रीजन क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इससे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। तो इसे किसे लिखा था? देश तो पता है, अलेक्जेंड्रिया, लेकिन नाम नहीं पता है किसने लिखा है, क्योंकि उसने नाम इसमें डाला नहीं था। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। अब भाई देखो, इस तरीके से ये आज की क्लास आपकी एंड होती है। अगर आपने इस वीडियो को कायदे से देखा है, व्याख्या को सुना है, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% गारंटी है। चाहे आप PCS की तैयारी कर रहे हो, RO ARO की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे ग्रुप B की तैयारी कर रहे हो आप, या ग्रुप C की, या ग्रुप D की, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100% मैं आपसे गारंटी दे सकता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं उत्साहवर्धन के लिए। अगला टॉपिक आपका होगा गुप्त साम्राज्य। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। और चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।